तो फ्रेंड्स, तो चलो आज हम आपको बता रहे हैं कि व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों, वो अलोंग द रेडियस चलता है, कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर होता है, तो उसको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हम हॉर्स शो मैग्नेट बनाते हैं। तो हॉर्स शो मैग्नेट, अकेला हॉर्स शो मैग्नेट अवॉइड कर दीजिए, दो बार मैग्नेट से हॉर्स शो मैग्नेट बनाएंगे बेटा। अगर आपने ये मैग्नेट ऐसा बना दिया, देखो बच्चों, अगर मैग्नेट ऐसा बना दिया आपने, ये है मैग्नेट, प्लेन मैग्नेट है, बार मैग्नेट, ये है दूसरा प्लेन मैग्नेट। ओके बेटा, ऐसा अगर बना दिया ना, क्या मिस्टेक होती है देखो, आपको सिर्फ ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, सीधा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। जब तक कॉइल इस प्लेन में है तब तक ही उसके ऊपर टॉर्क लग जाएगा, वो टॉर्क होगा बिना, है ना बेटा। जब तक इस प्लेन में है तब तक मैक्सिमम टॉर्क लग जाएगा बिना। ओके बेटा, अगर जैसे ही ये कॉइल रोटेट होगी तो ये टॉर्क, अगर ये 90 डिग्री से रोटेट होगी कॉइल, ऐसा रोटेशन हो गया कॉइल का, ऐसी हो गई कॉइल, ऐसी थी ऐसी हो गई, तो देखो, तो टॉर्क डिपेंड करेगा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? ये टॉर्क वेक्टर होता है ना, तो इसका क्या है, कैसे लिखे, टॉर्क टो इक्वल टू, हाँ, तो एरिया वेक्टर क्रॉस बी इंटू आई इंटू एन। अगर दोनों के बीच में अगर थीटा एंगल रहा तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, बी आई एन ए साइन थीटा। देखो ना, इस प्लेन के लिए देखो ना, अगर ये कॉइल ऐसी थी, ऐसी कॉइल थी, तो एरिया वेक्टर ऐसे होता है बेटा, एरिया वेक्टर नॉर्मल हुआ, ये एरिया वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के बीच का एंगल कितना आया, 90, साइन 90 कितना आता है, मैक्सिमम 1, तो मैक्सिमम टॉर्क एक्ट हो गया, तो अब ये कॉइल रोटेट हो जाएगी। अगर ये देखो बच्चों, अब परपेंडिकुलर हुआ, कॉइल परपेंडिकुलर हुआ बोले तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर इधर है, 180 हो गया ना दोनों के बीच का एंगल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर इधर हो गया, तो अब दोनों के बीच का एंगल 180, साइन 180 जीरो हो जाती है ना। अगर ये इधर से घुमा तो भी जीरो हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जिस दिशा में उसी दिशा में एरिया वेक्टर हो गया ना, तो कितना आया, जीरो, तो नो टॉर्क एक्ट होगा। तो कम से कम टॉर्क यहां जीरो एक्ट हो रहा है, कौन किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अगर मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क जीरो हो गया तो किसका टॉर्क बढ़ गया, रिस्टोरिंग टॉर्क बढ़ गया ना, क्योंकि एंगल उसका बढ़ गया, तो वो वापस लाएगा उसको, है ना बेटा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क को काउंटर बैलेंस करना है, तो इस कॉइल के ऊपर लगा हुआ टॉर्क मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम टॉर्क कब लगता है, केवल एक पोजीशन पे लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन के थ्रू जाना चाहिए, यानी कि वेक्टर को, एरिया वेक्टर को हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कैसा चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। तो ये है बच्चों टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस मैग्नेटिक रेक्टेंगुलर कॉइल। अगर थीटा बदल रहा है तो इस कॉइल की हालत ऐसी होगी, है ना बेटा। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द रेक्टेंगुलर कॉइल का एक्सप्रेशन ये है। तो अगर मैक्सिमम टॉर्क बिना चाहिए तो थीटा कितना चाहिए, एरिया वेक्टर में एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, तो अगर एरिया वेक्टर बदल रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड भी बदल रहे हो, तो हमेशा के लिए हर जगह पे आपको बिना बिना दिखेगा क्या, नहीं, क्योंकि देखो ना, हमेशा अगर देखो ये रोटेट हो गया, ऐसी कॉइल रोटेट हो गई, इधर आ गया, है ना, तो अब यहां जीरो भी नहीं है, कुछ ना कुछ टॉर्क लगा है, मगर नॉट बिना, मैक्सिमम नहीं लगा, है ना, ऐसा हो गया तो जीरो हो गया। देखो बच्चों, आप देखो, तो इसीलिए हर जगह पे अगर मैक्सिमम टॉर्क लगना है, बिना टॉर्क लगाना है, तो क्या करना होगा, यहां पे भी आपको हर जगह पे, हर पोजीशन के ऊपर, इस पोजीशन के आए ना, इधर मैग्नेटिक फील्ड आया, इस पोजीशन का ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया,
अगर डिफ्लेक्ट हो गई ना, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल करके दिए, इस दिशा में जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल कर दिए, इस पोजीशन के लिए भी टॉर्क कितना लगेगा, बिना। हर पोजीशन के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल कर दिए तो उस पोजीशन को मैक्सिमम टॉर्क एक्ट होगा बिना, और बिना किसको काउंटर बैलेंस करेगा, के थीटा को। तो इसीलिए बच्चों हर पोजीशन के लिए, इस कॉइल के हर पोजीशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल करके देना है, सो दैट इट कैन अप्लाई द मैक्सिमम टॉर्क बिना ऑन दिस कॉइल at every deflected position. म्हणून to get the maximum torque on the coil at every deflected position, we have to produce the radial magnetic field. हर दिशा में इस कॉइल इस ऐसी है तो इस दिशा में भी अवेलेबल है, ऐसी हो गई तो इस दिशा में भी अवेलेबल है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को बनाना बोले तो वो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये लीनियर मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एक ही दिशा में हो गया। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होगा, ये टॉर्क कम होने से कॉइल वापस आ जाएगी, हमेशा बार बार वापस आएगी। तो वो उस टाइप का भी गैल्वेनोमीटर हम यूज करते हैं, उसको बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर कहते हैं, स्पॉट गैल्वेनोमीटर कहते हैं, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर कहते हैं। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर चार्ज काउंट करता है बच्चों। इस कॉइल के थ्रू, उस रेक्टेंगुलर कॉइल के थ्रू जा रहे चार्ज को काउंट करने के लिए बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर को यूज करते हैं। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर हमें चार्ज बताता है, वो इतना गया वापस, डिफ्लेक्शन दिखाता है वापस आता है, डिफ्लेक्शन दिखाता है वापस आता है। मोमेंटरी डिफ्लेक्शन दिखाने वाले को हम बोलते हैं बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। इट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ द चार्ज। मगर हमें करंट मेजरिंग गैल्वेनोमीटर बनाना है तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। हर डिफ्लेक्टेड पोजीशन पे कॉइल रुकना चाहिए। हर डिफ्लेक्टेड पोजीशन पे कॉइल कब रुकेगी, बिना को के थीटा ने बैलेंस किया तब रुकेगी। अगर बिना कमजोर पड़ गया ना तो के थीटा स्ट्रांग हो जाएगा, वो वापस लाएगा कॉइल को। हमें कॉइल को वापस नहीं लाना है, वहां पे रुकाना है। तो हर डिफ्लेक्टेड पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क बना रहना है। तो मैक्सिमम टॉर्क बिना बना रहने के लिए हर जगह पे हमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। तो इसीलिए बच्चों हम इसको काटेंगे, ऐसा कट करेंगे। ऐसा अगर कट कर दिया ना तो ऐसा बन जाएगा ये, और इसको भी ऐसा कट कर दिया ना, ऐसा बन गया है ना। थोड़ा बड़ा दिखाता हूं। तो यहां से देखो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर होते ना सरफेस को, यहां से निकला यहां गया, यहां से निकला यहां गया। तो कैसा फील्ड बन गया, ये रेडियल फील्ड बन गया क्या, नहीं, यस बन गया। तो ये है सेंटर। तो इधर से आया, देखो ना। अब इस पोजीशन के लिए, कॉइल के इस पोजीशन के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस पोजीशन के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस पोजीशन के लिए देखो ना, थोड़ा इधर से दिखाता हूं। कॉइल ऐसी है तो ये मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। कॉइल डिफ्लेक्ट हो गई तो ये मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है। कॉइल ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई तो ये मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है। हर डिफ्लेक्टेड पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल करने के लिए हमें कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ेगा, हॉर्स शो कर्व मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड बनाना होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस इज द नेसेसिटी है, यही नेसेसिटी है बेटा। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों लगाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए? सिर्फ लीनियर रहा तो क्या होता था, अगर ऐसे प्लेन सरफेस का मैग्नेट यूज करते हो ना तो लीनियर मैग्नेटिक फील्ड बना था, एक दिशा का मैग्नेटिक फील्ड बनाता था। मगर जैसे ही कॉइल रोटेट हो गई तो बिना कमजोर हो जाता था, क्योंकि थीटा कम हो रहा है, साइन थीटा कम होगा। सिर्फ साइन थीटा मैक्सिमम 90 के लिए रहेगा। एरिया वेक्टर के साथ बनाए हुए एंगल है बच्चों, नॉट एरिया ऑफ द कॉइल। कॉइल के एरिया के साथ नहीं, एरिया वेक्टर के साथ बनाया हुआ एंगल है, गलती मत कीजिए। अब देखो ना, अगर ये कॉइल, ये रेक्टेंगुलर लूप है, ऐसी फ्रेम है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसा परपेंडिकुलर हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके ऊपर एरिया वेक्टर कोइंसाइड हुआ तो थीटा कितना हुआ बोले तो हम क्या करते हैं, एरिया के साथ बनाया हुआ एंगल 90 है,
मगर बच्चों आपको जो थीटा है ना वो एरिया वेक्टर के साथ का है, तो एरिया वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड उधर हो गया, इसका मतलब थीटा 0 हो गया, इसीलिए यहां 0 टॉर्क एक्ट होगा, वापस आएगा यहां। तो यहां पे भी अगर मैक्सिमम टॉर्क बनाना है तो हमें इस दिशा में भी मैग्नेटिक फील्ड बनाना होगा ना, इसी दिशा में, ताकि इस एरिया को परपेंडिकुलर होता है वो। इसीलिए बच्चों, तो इन ऑर्डर टू, अब बता रहा हूं, इन ऑर्डर टू गेट द इक्विलिब्रियम इन द कॉइल एट एवरी डिफ्लेक्टेड पोजिशन वी हैव टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम टॉर्क, we have to have the maximum torque on that coil bina at every deflected position, and to get the maximum torque bina theta must be 90 degree at every position. म्हणून प्रत्येक पोझिशनला कॉइलच्या प्लेन मधलं मॅग्नेटिक फील्ड अवेलेबल करायचं असेल तर तुम्हाला रेडियल मॅग्नेटिक फील्ड बनवावं लागेल, आणि त्याचं उदाहरण घेऊन मी ते सांगितलं. मग आता मला सांगा, 2 बार मॅग्नेट घ्या आणि त्याला असं कट करा, हो, कारण एकच हॉर्स शो मॅग्नेट वापरलात ना त्याचं मॅग्नेटिक फील्ड वीक असतं, म्हणून कारण की सेन्सिटिव्हिटी वाढवायचं म्हणलं की तुम्हाला स्ट्रॉंग मॅग्नेट वापरायचे असतात, म्हणजे बी ची किंमत मॅक्झिमम घ्यायचं आहे, हॉर्स शो मॅग्नेट हे कमजोर असतात, म्हणून एकच 2 काम करतं ना, एकाला डबल लोड पडला ना, म्हणून याला सेपरेट लोड याला सेपरेट लोड दिलात ना, मग हा स्ट्रॉंग मॅग्नेट तयार होतो. म्हणून मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉंग करायचं असेल तर इन्स्टेड ऑफ युजिंग 1 हॉर्स शो मॅग्नेट, इन्स्टेड ऑफ यूज 2 बार मॅग्नेट कट कर्व, मेक कर्व सरफेसेस, म्हणजे कर्व याच्यात कट केलेले 2 बार मॅग्नेट वापरायचे असतात. हॉर्स शो का म्हटलं त्याला हॉर्स शोच्या आकाराचं कट केलेलं आहे आपण, म्हणून हॉर्स शो म्हटलेलं आहे. आणि असा गोल वापरायचा नाही तर ते वीक असतो, म्हणून असे इन्स्टेड ऑफ युजिंग कर्व हॉर्स शो मॅग्नेट वी यूज द 2 बार मॅग्नेट कर्वली कट, त्याला कर्व न कट केलेले असतात असे कर्व मॅग्नेट वापरा, सो दॅट वी गेट द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड हेंस वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. यह है बच्चों रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का क्या फायदा होता है. तो आगे चलते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का क्या फायदा होना चाहिए ये बता चुका हूं. अब सवाल है बेटा कि क्या है सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, क्या है एक्यूरेसी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. बच्चों पहले सेंसिटिविटी के बारे में जानकारी देते हैं. व्हाट इज द सेंसिटिविटी. तो सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम बताएंगे बेटा सेंसिटिविटी. तो सेंसिटिविटी क्या है, तो सेंसिटिविटी होती है एक क्वांटिटी है बेटा. सेंसिटिविटी इज द क्वांटिटी. कैसे मेजर किया जाता है, तो देखो बच्चों, इफ अ मीटर या कोई भी डिवाइस उसके अंदर अगर छोटी सी एक्शन हो गई तो बड़ी रिएक्शन दे रहा है तो उसको बोलते हैं अरे बाप रे सेंसिटिव है. अगर आपको किसी ने छोटा सा ऐसा चिमटा मग दिया, कोणी जर तुम्हाला असं चिमटवलं, असं बारीक असा चिमटा घेतला, तुम्ही खडलकन मारलात तर त्यानंतर नादाला येईल का तुमच्या, नाही येणार का, त्याला कळतं अरे बापरे हा सेन्सिटिव्ह आहे, याची त्वचा सेन्सिटिव्ह आहे. काही लोक नॉनसेन्स असतात. नॉनसेन्स म्हणजे सेन्स कमी असतं, त्याच्या त्वचेला कितीही जरी असं पिळायला लागलात तरी ते काहीच करत नाहीये. मग जेव्हा जास्त पिळलात तेव्हा तो घबरे असं म्हणतो, म्हणजे याचा अर्थ त्याची त्वचा सेन्सिटिव्हिटी कमी आहे. मग काही लोकांचे थोडं जर जोरात बोललं तर रडतात, काही लोक घळा 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 पाणी गाळतात आहे ना, म्हणजे याचा अर्थ त्याची सेन्सिटिव्ह आहेत, ते पटकन राग येतो, पटकन त्याला फील होतं, ते सेन्सिटिव्ह. काही लोकांना कितीही शिव्या दिल्या तर हसतात, ते नॉनसेन्स, म्हणजे त्यांनी सेन्स गमावलेला असतो, त्याला काहीच वाटत नाहीये. तसं जर एखादा गॅल्वेनोमीटर थोडंसं करंट बदलल्यामुळं लार्ज डिफ्लेक्शन मध्ये बदल होत असेल त्याला काय म्हणायचं, सेन्सिटिव्ह. म्हणून देयर इज रिलेटिव्ह change in deflection due to small change in current. This ratio is called as sensitivity. अगर करंट स्मॉल वैल्यू di से बदलेगा तो लार्ज डिफ्लेक्शन में चेंज होगा d थीटा. फॉर स्मॉल चेंज इन di, लार्ज चेंज इन डिफ्लेक्शन, तब हम कहेंगे गैल्वेनोमीटर इज हाईली सेंसिटिव, है ना. इफ अ गैल्वेनोमीटर शोज लार्ज डिफ्लेक्शन फॉर अ स्मॉल चेंज इन करंट,
that galvanometer is said to be sensitive. Okay, when sensitivity can be measured by using this relation d theta upon di. Change in deflection is the reaction, change in current is the action. For every action there is opposite reaction न्यूटन म्हणतात, पण इथं ती नाही येतं. थोड्याशा ऍक्शनला लार्ज रिॲक्शन भेटलं त्याला सेन्सिटिव्हिटी म्हणायचं. ओके बेटा, तर सेन्सिटिव्हिटी इज द रेशो ऑफ डिफ्लेक्शन, चेंज इन डिफ्लेक्शन टू चेंज इन करंट थ्रू द गॅल्व्हनोमीटर. मग आता चला सेन्सिटिव्हिटीचा फॉर्म्युला आपल्याला काढायचा आहे. म्हणून सेन्सिटिव्हिटीचा फॉर्म्युला काढण्यासाठी इफ वी हैव करंट I इक्वल टू K अपॉन बान इंटू थीटा, है ना बच्चे? यस, हमें पता है जब जब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से करंट I जाएगा वो डिफ्लेक्शन थीटा देगा. अगर उसके अंदर B मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग B है, एरिया ऑफ दिस कॉइल ये है, नंबर ऑफ टर्न टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स है, और उस फाइबर का या उस स्प्रिंग का, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलो या फाइबर रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट बोलो, वो कांस्टेंट K है. तो गिवन गैल्वेनोमीटर के लिए वो फाइबर रहेगा या स्प्रिंग रहेगा, मटेरियल तो बदलेंगे नहीं हम, तो ये सब पूरा कांस्टेंट रहेगा. तो चलो बच्चों, हमें चाहिए डी थीटा अपॉन डी आई, तो हमें इसका डेरिवेटिव लेना है. चेंज इन करंट ड्यू टू चेंज इन डिफ्लेक्शन लेना है, तो हमें डिफरेंशिएट करना है. देयरफॉर डी आई इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, बी आई एन इंटू डी थीटा, है ना बच्चों? हाँ, तो हमें क्या चाहिए? डी थीटा अपॉन डी आई. तो डी थीटा अपॉन डी आई निकालना है, तो ये इधर गया, ये इधर आया, बान अपॉन के. तो ये है बेटा सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर. तो सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर को हम एस आई, क्यों? ये करंट के अंदर करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं. इसी को कहा जाता है, करंट बदलने से डिफ्लेक्शन बदला, उसको करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं. करंट सेंसिटिविटी. ओके बेटा, तो करंट सेंसिटिविटी ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बन गया एस आई इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी आई के बान अपॉन के. अब बोलो, अगर आपको करंट सेंसिटिव बढ़ाना है तो मैग्नेट स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे, ताकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनना है. सेंसिटिविटी बढ़ाना है तो बी ज्यादा चाहिए. बी ज्यादा कब आएगा? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा. तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कब बनेगा? दो दो बार मैग्नेट से बनाया हुआ फील्ड रहा तो. एक ही हॉर्स से बने तो वीक हो जाएगा. इसीलिए अभी अभी मैंने बोला कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना बेटा. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दो बार मैग्नेट कट करके बनाना. दूसरा, बड़ी कॉइल यूज करो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो, उसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ टर्न हो. मगर जो फाइबर, जिस फाइबर से तुम लटका रहे हो, जिस स्प्रिंग जिस मटेरियल की बना रहे हो, वो वीकली इलास्टिक चाहिए. वीक इलास्टिसिटी, इसका मतलब इलास्टिक कांस्टेंट कम, है ना बेटा? तो वीक इलास्टिक, जो स्ट्रॉन्ग इलास्टिक नहीं चाहिए, वीक, क्योंकि तुरंत डिफॉर्म होना, फास्ट डिफॉर्म होना, वापस आना. फास्ट तो तत्काल, क्विकली. सेंसिटिव बनाना है ना, फास्टली जाना वापस आना, जाना वापस आना, ऐसा चाहिए. तो इसीलिए जिसका इलास्टिक कांस्टेंट के कम, उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा. तो इसीलिए सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए फॉस्फर, ब्रॉन्ज जैसे वीक इलास्टिक मटेरियल को यूज करते हैं, क्योंकि जिसका इलास्टिसिटी वीक होती है उसका के छोटा होता है ना. टॉर्क इक्वल टू के थीटा. जो कम टॉर्क लगाता है डिफ्लेक्शन देने के लिए, तो के कम रहेगा, उसको बोलते हैं वीक इलास्टिक. जो वीक इलास्टिक फाइबर होता है वो फॉस्फर ब्रॉन्ज होता है, और स्प्रिंग भी होती है, उसको भी फॉस्फर ब्रॉन्ज से बनती है. जिस मटेरियल का इलास्टिसिटी कम होता है उसको चुना जाता है, ताकि के कम रहने से सेंसिटिविटी बढ़ेगी. तो ये रहा बच्चों
करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला और कैसे बढ़ाएंगे हम करंट सेंसिटिविटी को। दूसरा है बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी का फार्मूला। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी अगर निकालना है तो क्या करना होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी को डिफाइन करना है तो डी थीटा अपॉन डी वी, स्मॉल चेंज इन वोल्टेज causes the large change in deflection in the galvanometer। सिंपल। तो अब यहां क्या करोगे बेटा, तो डी थीटा बाय डी आई तो निकाला है ना, तो क्या करोगे उसको, v को हम बोलेंगे आर आई, डीवी को बोलेंगे आर इंटू डी आई। तो चलो बच्चों, तो डी आई की वैल्यू क्या रखेंगे, डी आई बोले तो डीवी अपॉन आर। तो आइए यहां यूज कीजिए, डी थीटा अपॉन डीवी यूज करना है तो डी थीटा अपॉन डीवी की जगह ये लेंगे आर इंटू डी आई, है ना बेटा। चलो ये कौन हो गया, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। ये कौन है, वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस। तो रिलेशन है बेटा करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी के बीच का रिलेशन। आपको कभी कभी आपको इसके ऊपर भी प्रॉब्लम पूछा जाता है। तो करंट सेंसिटिविटी दी जाती है तो व्हाट इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी कहा जाता है। तो गलती से क्या करते बच्चों, क्योंकि करंट को रेजिस्टेंस से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया तो वोल्टेज मिलता है, उसमें फंस जाते हैं बच्चे। तो अगर करंट सेंसिटिविटी दी ना, वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालना है ना, तो रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई मत कीजिए, क्या करना है, डिवाइड। तो ये इश्यू यहां बनते हैं, बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, कोई बात नहीं, ओम्स लॉ याद है, तो ओम्स लॉ क्या बनाता है, उल्टा बनाता है यहां पे। इसीलिए तो अगर करंट पता है, वोल्टेज निकालना है तो आर से मल्टीप्लाई करना, वो बात वो दर थी। मगर सेंसिटिविटी की जब बात आती है ना, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालना है तो करंट सेंसिटिविटी को आर से डिवाइड करना बेटा, मल्टीप्लाई मत कीजिए। तो इस तरह अगर आपको करंट सेंसिटिविटी निकालना है और वोल्टेज सेंसिटिविटी को आर से मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरह बच्चों मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी दो टाइप के होते हैं, करंट सेंसिटिविटी भी हो गई, वोल्टेज सेंसिटिविटी भी हो गई। उसका फार्मूला हो गया, बेसिक फार्मूला हो गया, कैसे इंक्रीज करोगे ये भी डिस्कशन कर दिया। अगर सेंसिटिविटी बढ़ाना है तो के कम से कम चाहिए फॉस्फर ब्रॉन्ज जैसा वीक इलास्टिक फाइबर यूज करना है। और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए दो बार मैग्नेट, कट किए हुए बार मैग्नेट यूज करो इंस्टेड ऑफ हॉर्सशो मैग्नेट। सिंगल हॉर्सशो मैग्नेट को निकाल के दो बार मैग्नेट से बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड यूज कीजिए। एरिया लार्ज, बड़ा साइज का कॉइल लीजिए और उसके अंदर जितने चाहे उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्न चुनेंगे। मगर बच्चों ये भी इजी नहीं है, बोलने को इजी है, बोलण्यासाठी सोपं आहे पण करणं अवघड आहे का। एवढा लोड वाढवायचा आहे, एवढा मोठा एरिया करायचा आहे, एवढा नंबर ऑफ टर्न वाढवलं, वजन वाढतं ना। आणि वजन वाढण्यासाठी धागा मजबूत पाहिजे, धागा मजबूत करायला गेलात की के काय होतं, कमी, केची किंमत वाढते, कारण त्याची लिमिट, त्याचा नाजूकनेस कमी होतं ना। रफ करा गेलात के वाढतो, के वाढला की काय झालं, सेन्सिटिव्हिटी कमी होते। म्हणून वी कांट इंक्रीज द सेंसिटिविटी बियॉन्ड सर्टन लिमिट। इसीलिए क्योंकि लिमिट को क्रॉस करके अगर आपने नंबर ऑफ टर्न ज्यादा दिखा दिया वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक होना नहीं, इसीलिए हम स्ट्रॉन्ग फाइबर यूज करेंगे तो के उसका बढ़ जाएगा। के बढ़ गया तो सेंसिटिविटी ऑटोमेटिकली क्या हो गई, कम। तो वही एक ही हो रहा है। इसीलिए बच्चों सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए भी लिमिटेशंस होते हैं। तो चलो बच्चों सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हो गई है। अब जाएंगे हम एक्यूरेसी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मगर उसके पहले एक्यूरेसी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ये होता है टैंजेंट गैल्वेनोमीटर के बारे में। ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हो गया, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल हो गया, उसके सेंसिटिविटी का भी फार्मूला हमने बता दिया। दो टाइप के सेंसिटिविटी होते हैं वो भी हमने बता दिया। अब जरूरी है दूसरा भी एक गैल्वेनोमीटर होता है, वो है मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। मगर आपके बोर्ड के किताबों में वो नहीं होगा, मगर
कंपटीटिव एग्जाम्स में वो होता है तो उसको बोलते हैं टैंजेंट गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर टैंजेंट लॉ ओबे होता है, इसीलिए उसका नाम टैंजेंट गैल्वेनोमीटर कहा जाता है। उसको हम मूविंग मैग्नेट कहते हैं। उसके अंदर मैग्नेट मूव होता है, कॉइल रेस्ट रहती है। इसके अंदर मैग्नेट रेस्ट होते हैं, कॉइल मूव होती है, इसीलिए वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बोला है। अब नेक्स्ट है मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। उसमें हम टैंजेंट गैल्वेनोमीटर को चुनते हैं। वो पर्पसफुली बनाया गया था, अब उसका फायदा नहीं रहा, इसीलिए कुछ किताबों में उसको निकाल दिया है। तो टैंजेंट गैल्वेनोमीटर का भी कंसेप्ट आपको समझा देंगे, उसका भी सेंसिटिविटी क्या होता है, उसकी भी एक्यूरेसी क्या होती है। वो मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर है, उसको क्यों बनाया गया? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मेजर करने के लिए बनाया गया। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट मेजर करने के लिए उसको बनाया गया था बच्चों। उसके बारे में भी जानकारी लेना कंपल्सरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। मगर अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को खत्म करने के बाद ही उसके तरफ जाएंगे। तो यहां हम रुकेंगे, अगले लेक्चर में लेके आते हैं एप्लीकेशन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो एप्लीकेशन के साथ मिलेंगे दूसरे एग्जाम में, दूसरे नोट इसमें वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।